तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। देखो, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है ऑर्डर डिटरमाइन करने का किसी रिएक्शन का, इसमें कई सारे मेथड आते हैं। जो पहला मेथड है उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड ट्रायल मेथड। और इसी का दूसरा भी नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, या इसी का दूसरा नाम है इंटीग्रेशन इक्वेशन। इंटीग्रेशन इक्वेशन। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड में हम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं? एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल वी मेजर concentration of concentration of reactant। हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, और उस कंसंट्रेशन को क्या करते हैं हम? एंड पुट द कंसंट्रेशन इन डिफरेंट इंटीग्रेशन इक्वेशन। इंटीग्रेशन इक्वेशन मेनली क्या करते हैं हम? देखो, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शन दिया गया है, और रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है और वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट पी में। हम डिफरेंट टाइम पे क्या करते हैं? इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। मान लो कि टाइम टी वन पे इसका कंसंट्रेशन सी वन है, टाइम टी टू पे इसका कंसंट्रेशन सी टू है, टाइम थ्री पे टी टाइम टी थ्री पे इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सी थ्री है। हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, और इस कंसंट्रेशन को हम इंटीग्रेशन इक्वेशन में रखेंगे। देखो, अगर आप बात करोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या निकल के आया था, ये आपको पता है? ए नॉट माइनस ए इजकल टू के टी निकल के आया था। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या निकल के आया था? के टी इजकल टू एल एन ए नॉट बाई ए निकल के आया था। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेशन इक्वेशन निकल के आया था, वो क्या था? 1/a - 1/a नॉट इजकल टू के टी, ये निकल के आया था। तो ए का करोगे क्या? जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेजर करोगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जैसे अगर क्या है, मान लो कि अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर आप मेजर करते हो, और इस वैल्यू को
आप एक बार क्या करो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रखकर देखो। ठीक है। अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट कंसंट्रेशन रखने पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है, तो हम कहेंगे कि दिया गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। द इक्वेशन which give the constant value of k, the constant value of k gives the order of reaction, gives the order of reaction। आपको करना क्या है इसमें? आपको जो रिएक्शन दिया गया होगा, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको मेजर करना है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। और ये सारे कंसंट्रेशन जो वैल्यू है रिएक्टेंट का, वो एक बार आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रखिए। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रखने पर कंसंट्रेशन की वैल्यू डिफरेंट टाइम इंटरवल पर, अगर के की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आती है हर सिचुएशन में, हर डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, तो हम कहेंगे कि दिया गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन रखने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे कि दिया गया रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो ये एक बार फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन में रखेंगे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं आता है, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन में आप डिफरेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू रखोगे। अगर इसमें आपका सेम आता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप कहोगे कि दिया गया रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसमें भी अगर के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रही है, तो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें आप रखोगे। तो अगर सेम आ जाता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो हम बोल देंगे कि दिया गया रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप ट्रायल किस पे करोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रायल करोगे, फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रायल करोगे। ठीक है। ये थोड़ा जो मेथड है लेंदी होता है, बट अब ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये तो मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए थोड़ा इससे हम क्या करते हैं, बचते हैं। ठीक है। तो ये पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, और उस सारे कंसंट्रेशन को हम पारी पारा करके एक बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रखेंगे, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन में रखेंगे। अगर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन में रखने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो हम बोलेंगे कि दिया गया रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर नहीं आता है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ट्राई करेंगे। अगर उसके लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं आती है, तो हम फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। जो सेटिस्फाई कर देगा, जो इंटीग्रेशन इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, वही हमारा वो इक्वेशन जिस ऑर्डर के लिए होगा, रिएक्शन भी उसी ऑर्डर का होगा। दूसरा मेथड जो हम ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए डिटरमाइन अप्लाई करते हैं, दूसरा मेथड हमारा कौन सा है? दूसरा मेथड है हमारा डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड। देखो, आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है। मान लो, लेट एट कंसंट्रेशन C1,
एट कंसंट्रेशन C1 rate is R1 and at concentration C2 rate is R2 rate is R2। मान लो कि कंसंट्रेशन C1 पे रिएक्शन का रेट R1 है और कंसंट्रेशन C2 पे रिएक्शन का रेट R2 है। तो आप जानते हो कि रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर एन। ठीक है, तो रेट ला एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? जनरल रेट ला एक्सप्रेशन, जनरल रेट ला एक्सप्रेशन कैसे आप लिखा करते थे? रेट इजकल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन पे पावर एन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एट कंसंट्रेशन C1 रेट क्या है? R1 है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे आप जब C1 रखोगे तो रेट क्या होगा? R1 होगा। मान लो इक्वेशन फर्स्ट है। और जब कंसंट्रेशन C2 था तो रिएक्शन का रेट कितना था? R2 था। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के जगह पे C2 रखोगे पे पावर एन, ये मान लो इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड अगर आप करोगे तो क्या होगा? R1 बाई R2 इजकल टू के C1 पे पावर एन बाई के C2 पे पावर एन। ठीक है, ये होगा आपका, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा? R1 बाई R2 इजकल टू C1 पावर एन बाई C2 पे पावर एन। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इक्वेशन मान लो ये डबल स्टार है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ, इसको थोड़ा सा आप क्या करो और ज्यादा सिंप्लीफाई करो। अभी और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसे और आप सिंप्लीफाई करो। इसको आप क्या कर सकते हो? देखो, यहाँ पर भी पावर एन है और यहाँ पर भी पावर एन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? C1/C2 पे पावर C1/C2 का होल पावर एन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इक्वेशन इसे आप स्टार मान, इक्वेशन स्टार टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार का दोनों साइड का क्या करो आप? लॉग ले लो, तो क्या होगा? लॉग R1/R2 इक्वल टू लॉग C1/C2 पे पावर एन। ठीक है, यही आएगा आपका। अब देखो, लॉग R1/R2 इक्वल टू, देखो लॉग एक तरीके का लिखा गया है, लॉग एम पे पावर एन इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है? एन लॉग एम। तो सेम तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ये मान लो एम है, ए क्या है? एन है, तो ए वाली वैल्यू जो होगी पावर ओ यहाँ पे चली आएगी, तो क्या होगा? एन लॉग C1/C2। ठीक है, तो यहां से एन की जो वैल्यू निकल के आएगी, लॉग R1/R2 डिवाइड बाई लॉग C1/C2। इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से, एन इजकल टू, देखो लॉग M/N की वैल्यू क्या होती है? लॉग M माइनस लॉग N। तो सेम तरीके से इसको लिखोगे तो कैसे बनेगा? लॉग R1 माइनस लॉग R2 बाई लॉग C1 माइनस लॉग C2। दिस इज योर इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां से आपको देखो, जो इक्वेशन दिया गया होगा, मान लो कोई भी इक्वेशन दिया गया, कोई भी रिएक्शन दिया गया होगा इस तरीके से, तो आपको ये पता है, देखो आपको क्या पता है कि C1 कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट क्या था, C2 कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट क्या था।
तो C1 की वैल्यू भी आपको पता होगी, R1 की भी वैल्यू पता होगी, C2 की भी वैल्यू पता होगी और R2 की भी वैल्यू पता होगी। अगर सारी वैल्यू पता है, C1 पता है, C2 पता है, R1 पता है, R2 पता है, N की वैल्यू आप निकाल सकते हो। N की मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो N की वैल्यू जो आएगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है। तीसरा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के हेल्प से आप कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालोगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड में आपको एक ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ के हेल्प से आपको पता करना होगा कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दिया गया है। जैसे मान लो कि अगर ग्राफ आपका इस तरीके का दिया गया है, इस तरीके का, इधर टाइम है, इधर आपका कंसंट्रेशन है। ठीक है। और ये जो वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ए इंटरसेप्ट की वैल्यू दिया है ए नॉट। क्या दिया है, ए नॉट दिया है। ठीक है। तो इन जो रिएक्शन, एक ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ किस ऑर्डर के लिए ड्रा किया जाता है, इसको आपको जज करना है, पहचानना है। तो कैसे, अब देखो आप जानते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होता था, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। ठीक है। इस, अगर आप कहोगे क्या कि एज इक्वल टू क्या होगा, तो एज इक्वल टू आपका निकल के आएगा ए नॉट माइनस के टी आएगा। ठीक है, के टी आएगा। देखो इस इक्वेशन को अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, तो y वेरिएबल का काम कौन करेगा, ए करेगा, जो यहाँ पे लिखा गया है वाई एक्सिस पे ए लिखा गया है। और x का काम कौन करेगा, टी काम करेगा, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टी लिखा गया है। और जो इंटरसेप्ट आएगा लीनियर इक्वेशन का, वो कितना आएगा, ए नॉट आएगा, तो यहाँ पे ए नॉट था। और ये देखो जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में स्लोप का काम कौन करेगा, माइनस के। चूंकि साइन कैसा है, माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ कि स्लोप घट रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो स्लोप होगा वो इंक्लाइंड होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हमने इस इक्वेशन को इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन ए एंड टी, तो इसी तरीके का ग्राफ आएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो गिवन ग्राफ है, ये गिवन ग्राफ किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर यानी रिएक्शन जो आपका, जिस रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया गया है वो रिएक्शन किस टाइप का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है इस ग्राफ के लिए। ठीक है। अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके का दिया है, यहां से ग्राफ आपका स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और इस तरीके से आपका इंक्रीज कर रहा है, यहां से नहीं, यहां से, इस तरीके से। और इस एक्सिस पे दिया है टाइम, और इस एक्सिस पे क्या दिया है, 1/a, 1/a। ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये बी माना गया है, और इसका जो स्लोप दिया गया है वो कितना दिया गया, 1/a नॉट दिया है। ठीक है। स्लोप नहीं, ये स्लोप 1/a नॉट नहीं दिया गया है, ये आपका इंटरसेप्ट दिया गया है। ये जो इंटरसेप्ट है ये दिया गया है 1/a नॉट, ए मान लो वो है। ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ किसके लिए दिया गया है यही आपको पहचानना है। जिसके लिए ये दिया गया होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानते हो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड
रेट एक्सप्रेशन निकल के आया था वो क्या था, 1/a माइनस 1/a नॉट इक्वल टू के टी, यही था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड जो रेट एक्सप्रेशन था वो यही था। ठीक है, तो अगर इसमें क्या करते हो, इसको आप अगर आप ये ग्राफ बनाते हो किसी किसके बीच में, अगर आप किसको ऐसे लिख सकते हो, के टी प्लस 1/a नॉट। अगर आप एक ग्राफ बनाते हो, ग्राफ किसके किसके बीच में, 1/a वर्सेस टाइम, तो देखो वाई एक्सिस का काम कौन कर रहा है, 1/a, और एक्स एक्सिस का काम कौन कर रहा है, टाइम। तो इस एक्सिस पे आपको टाइम दिया गया है, जो इसका इंटरसेप्ट आएगा, इसको आप अगर कंपेयर करोगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपका, y का काम कर रहा है 1/a, और x का काम कौन कर रहा है, t काम कर रहा है, तो स्लोप जो आएगा इस इक्वेशन के लिए कितना आएगा, स्लोप आपका आएगा k। तो ये स्लोप आपका k है, वो भी पॉजिटिव में, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब वो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। स्लोप क्या होगा आपका, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ होगा। और सी, सी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना दिया, 1/a नॉट। यानी सारी चीजें मैच कर रही हैं, यानी ये जो इक्वेशन है, ए, ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दिया गया है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी आपका ये जिस भी रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया है, वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके का दिया है, इस तरीके से, यहाँ पे इधर टाइम दिखाया गया है और इधर लॉग ए दिखाया गया है, लॉग ए दिखाया गया है। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो है आपका इस तरीके से, जो स्लोप है वो घट रहा है, स्लोप क्या है, घट रहा है, और इसका जो इंटरसेप्ट दिया है वो लॉग ए नॉट दिया गया है। ठीक है, ए ओ है, ए इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है लाइन, उसे आप बोल रहे हो बी, और इस वाली एक्सिस पे क्या शो किया गया है, लॉग ए। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन तो क्या था, के टी इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग एल एन, एल एन या लॉग ए, यही था। अगर आप क्या करते हो, लॉग ए को निकालना चाहते हो, तो लॉग ए इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग ए नॉट माइनस के टी। अगर इस इक्वेशन को आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो, तो y का काम कौन कर रहा है, लॉग ए, और x का काम कौन कर रहा है, t काम कर रहा है। तो देखो x एक्सिस पे t दिया गया है और y एक्सिस पे log a दिया गया है, और जो इंटरसेप्ट इस इक्वेशन के लिए जो इंटरसेप्ट का काम करेगा, वो कौन काम करेगा, log a नॉट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितने दी गई है, log a नॉट दी गई है। और स्लोप कैसा होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, इंक्लाइंड होगा कि राइजिंग होगा। तो स्लोप कितना आया है यहाँ पे, इस इक्वेशन का जो स्लोप है वो माइनस के है। माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, कि स्लोप आपका इंक्लाइंड होगा, घटेगा, नीचे की तरफ होगा। तो देखो यहाँ पे झुकी हुई एक आपका ग्राफ आ रहा है, ये लाइन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है, जब सारी सारी चीजें मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ किसके लिए दिया गया है, एक ग्राफ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है। यानी जो जिस भी रिएक्शन के लिए एक ग्राफ खींचा गया है, एक ग्राफ जिस रिएक्शन के लिए ड्रा किया गया है, वह रिएक्शन किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, तो आप ग्राफ से भी, ग्राफ को देख करके बता सकते हो कि दिया गया रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, ये आप आसानी से बता सकते हो।
तीसरा जो आपका मेथड है वो हाफ लाइफ टाइम मेथड, हाफ लाइफ मेथड। इसमें आप क्या करोगे, आपको ग्राफ दिया हो इस टाइप की मेथड में, जब आपको ऑर्डर निकालना होगा तो आपको एक ग्राफ दिया गया। अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके का दिया गया है, इस वाले एक्सिस पे क्या है, टी हाफ है, और इस वाले एक्सिस पे आपका, अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, एक ग्राफ ड्रा किया गया है बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड कंसंट्रेशन। मान लो इस वाले एक्सिस पे आपका कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है, ठीक है, और ग्राफ यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक ग्राफ किसके लिए दिया गया है, यही अगर आप पहचान लेते हो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस तरीके का ग्राफ दिया गया और पूछा गया है कि ये जो ग्राफ ड्रा किया गया है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ड्रा किया गया है। तो ऐसा ग्राफ कब आपको मिलता है, ये आपको जज करना है। तो अगर आप जानते हो कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम आता है वह कैसा, क्या आता है, ए नॉट बाई 2 के, यही आता है, ठीक है। ए वाई इजकल टू एम एक्स प्लस वाई इजकल टू एम एक्स टाइप का है। और एक ग्राफ जो है, इसमें इंटरसेप्ट तो है नहीं, सी इजकल टू जीरो है। सी इजकल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ होगा ओरिजिन से पास करेगा, तो यहाँ पे ग्राफ आपका जो लाइन था, जो लाइन ड्रा किया गया है वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। और देखो, वाई का काम कौन कर रहा है, टी हाफ कर रहा है, और एक्स का काम कौन कर रहा है, ए नॉट काम कर रहा है, ए, ठीक है, आपका ए काम कर रहा है यहाँ पे, ए नॉट। तो इसका मतलब हुआ कि देखो, अगर इसके लिए आप ग्राफ खींचोगे तो ऐसे ही तो आएगा, टी हाफ और इधर क्या, आपका ए नॉट। ये जो ग्राफ आपका लाइन जो पास करेगा वो ओरिजिन से पास करेगा ऊपर की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका जो स्लोप होगा वो इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये यानी इसका मतलब हुआ ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ किसके लिए दिया गया है, एक ग्राफ आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है। यानी ये जिस भी रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके का दिया गया है, इधर आपका ए नॉट है, इधर टी हाफ है, ठीक है। देखो, इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वह इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो यहाँ पे इस वाले एक्सिस पे जाओगे, इस वाले एक्सिस पे तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, बट इनि इस ग्राफ से पता चल रहा है कि हम इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बट हाफ लाइफ टाइम क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। यानी हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ जो है, एक ग्राफ आया है, ये जो लाइन आई है, ये लाइन आई है आपकी पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सिस के अलोंग ये जो ग्राफ है वो पैरेलल है। यानी हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो ऐसा सिचुएशन कब बनता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यानी ये जो ग्राफ दिया गया है, जिस भी रिएक्शन के लिए ग्राफ दिया गया वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ आपका इस तरीके से दिया गया है, इधर आपका टाइम है, इधर सॉरी, इधर आपका हाफ टाइम है और इधर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ग्राफ इस तरीके से दिया गया है। तो आप जानते हो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ टाइम पीरियड निकल के आया था वो कितना आया था। तो आप एक बार मुझे यहाँ पे, यही था आपका इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
तो 1/a, देखो हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम में जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगा, इस तरीके से KT। तो क्या आएगा, 2a0 -1/a0 इक्वल टू KT। ठीक है, ये क्या आएगा, 1/a0 इक्वल टू KT। ठीक है, यही आएगा आपका। तो टी हाफ, यहाँ पे टी हाफ हो जाएगा, तो टी हाफ इक्वल टू 1/a0 इंटू के। टी हाफ क्या निकल के आया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1/a0 इंटू के। ठीक है, ए वाई इजकल टू एम एक्स, वाई इजकल टू एम एक्स टाइप का है क्या, वाई इजकल टू, वाई का काम कौन कर रहा है, टी हाफ काम कर रहा है, और एक्स के जगह पे कौन काम कर रहा है आपका, एक्स की तरह 1/a0, 1/a0 आपका काम। या इसी को आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, टी हाफ इजकल टू 1/a0 के था। ठीक है, 1/a0 था आपका। तो टी हाफ इजकल टू आप क्या लिख सकते हो, a0 का इनवर्स बाई के। ठीक है, ये जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जो आपकी लाइन आ रहा है, वो लाइन क्या है, इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को आप मान लो a0 ना दे करके क्या दिया गया है, 1/, यानी इसका मतलब देखो, A0 ही इसको रहने दो, इसका मतलब ये चल रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वह किसके रेसिप्रोकल है, 1/a0 के। यानी A0 जितना ज्यादा होगा हाफ लाइफ टाइम उतना कम होगा। तो देखो इधर जैसे A0 की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसके लिए है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो दिया गया ग्राफ किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इक्वेशन के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में।